स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप महसूस कर रहे होंगे कि भारत में भी 2023 में जो गर्मी है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्पेशली इस साल फरवरी के महीने में ही हीट वेव्स देखा गया था, जो कि शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला था। फरवरी यूजुअली जो है कोल्डर मंथ्स में ही हम काउंट करते हैं, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं WMO का एक रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया है, जिसमें बताया गया है कि 2022 में यूरोप जैसे देश में, सोच के देखिए, यूरोप यूजुअली कोल्डर रीजन्स में से आता है, वहां पर गर्मी की वजह से 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। आप देख सकते हो, अनयूजुअल हीट इन 2022 लेड टू 15,000 डेथ्स इन यूरोप। और ये जो पूरा टॉपिक है आपके यूपीएससी एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार यहां पर रिपोर्ट को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है, क्या नाम है उसका, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज से ही हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2024 का, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको ऑनलाइन मिलेगी। लेकिन खास बात यह है, अगर आप 2024 का ये बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेंस का ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो। दिल्ली के स्टडी IQ जो हेडक्वार्टर है, वहां पर आपको बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और सभी कुछ जो ऑफलाइन का एक मजा होता है प्रिपरेशन का, वो आप ले पाओगे। हम चाहते हैं कि आपका जो नाम है यूपीएससी का फाइनल लिस्ट में आ सके। और इसके अलावा 2025 का बैच लेना हो तो वो भी आप ले सकते हो। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और या फिर अगर आप ऑप्शनल बैच लेना चाहते हैं, EPFO की तैयारी हो गया, कुछ भी है, ये कोड आपको यूज करना है, अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया ये जा रहा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये एनुअल रिपोर्ट होती है, मतलब हर साल ये रिपोर्ट आता है, और इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? WMO रिलीज करता है। और इसके अलावा क्या ये 2 साल में एक बार आता है, साल में 2 बार आता है? नहीं, साल में एक बार आता है। ये एनुअल रिपोर्ट है। तो कल ये रिपोर्ट रिलीज किया गया और उसमें बताया गया कि पिछले साल 2022 में अनयूजुअल हीट देखने को मिला यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे यूरोप के देशों के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स देखे गए। अनफॉर्चुनेटली 15,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु यहां पर हुई है। और मैं आपको कुछ संख्या भी बता देता हूं, स्पेन में 4600, जर्मनी में 4500, यूनाइटेड किंगडम में 2800, फ्रांस के अंदर 2800, पोर्चुगल में 1000। इतनी सारी लोगों की मृत्यु हीट की वजह से हुई है। अब क्वेश्चन यह है कि यूरोप 2022 में हुआ क्या था? यूरोप के अंदर देखो, कई देशों में, यूरोप में रिकॉर्ड टेम्परेचर जो कभी नहीं देखा गया। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड किंगडम में आज तक कभी भी, जब से हमने रिकॉर्ड निकालना स्टार्ट किया है, लगभग 173 साल से जो रिकॉर्ड है अभी तक, उसमें यह देखा गया है कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कभी देखा ही नहीं गया था, उसके ऊपर देखा ही नहीं गया था। पहली बार पिछले साल 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर गया टेम्परेचर यूके में। और आयरलैंड में भी 1887 के बाद पहली बार इतना टेम्परेचर देखा गया। जर्मनी का जो एक ऊपर वाला नदन पार्ट वाला जो शहर है हैम्बर्ग, वहां पर भी जो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड देखा गया है। स्वीडन, जो कि एक बहुत ही कोल्डर रीजन में होता है, सोचिए पोलर रीजन की तरफ आ जाता है स्वीडन, वहां पर पहली बार 37 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया था टेम्परेचर। और मुझे याद है पिछले साल हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे, जैसे यूके के अंदर आप देख सकते हो, यहां पर वार्निंग जारी की जा रही थी एक्सट्रीम हीट की वजह से। जो ट्रेन्स हैं वो कैंसिल हो रहे थे। क्यों? लेफ्ट साइड में आप देखिए, ये जो पटरी है, ट्रैक्स है, वो कैसे बेंड हो जा रहे हैं, वो भटक जा रहे हैं, थोड़ा सा यहां से डिसलोकेट हो जा रहे थे। इस तरह की सिचुएशन हो रही थी। मैं देख रहा था कई सारे जो साइन बोर्ड्स हैं वो पिघल रहे हैं, रोड पिघलने टाइप के हो गए थे। ये सिचुएशन सोच के देखिए यूरोप के अंदर हो रहा था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इतना प्रॉब्लम कब हुआ, जब पिछले 2 बार से लगातार ला नीना देखने को मिला है। अब आपको पता ही होगा ना, ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, ला नीना और एल नीनो के बारे में। सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो एल नीनो के समय क्या होता है? एल नीनो के समय यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, यहां पर जो वाटर है यूजुअली ये कोल्डर वाटर होना चाहिए। कोल्डर वाटर के बजाय अगर ये हॉट वाटर हो जाता है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया साइड से जब हॉट वाटर इधर आ जाता है, उस केस में यहां पर क्या है कि प्रॉब्लम हो जाती है। यहां पर हॉट वाटर हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की साइड कोल्ड वाटर हो जाएगा। अब जब यहां पर कोल्ड वाटर होगा तो भारत में जो मानसून आता है वो स्ट्रांग नहीं आता है। उस सिचुएशन को कहते हैं एल नीनो, ठीक है। जब मानसून
वीक होता है और ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ला नीना क्या होता है, उस केस में मॉनसून ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। ला नीना के केस में साउथ अमेरिका के साइड ये जो कोल्ड वाटर है वो और ज्यादा कोल्ड हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया में यहां पर लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर का मतलब हो गया कि यहां पर हॉट वाटर, वार्म वाटर ज्यादा होता है यहां पर, ठीक है। तो इसकी वजह से ज्यादा हवा खींचकर भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जाती है और हमें ज्यादा यहां पर मॉनसून देखने को मिलता है। तो ला नीना होने के बावजूद, जो कि एक थोड़ा सा कोल्डर प्रेजेंस देता है दुनिया को, उसके बावजूद भी ये सिचुएशन पिछली बार देखने को मिला, ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। ऑन एवरेज मैं आपको बताता हूं कि जब हम बात करते हैं ना कि देखो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में जो टेम्परेचर था उससे कितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा है, मैं आपको दिखाता हूं। 1850 से 1900 का पीरियड, ये बेसिकली हम इसको कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, ठीक है। तो उसके मुकाबले उस समय जितना टेम्परेचर होता था उसके मुकाबले 1.15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर ऑन एवरेज ग्लोबली देखने को मिला था, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी है कि पहले क्या हुआ था, ये तो हमने 2022 की बात कर ली। अगर हम टेम्परेचर की बात करें आज तक, मतलब कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में अगर आप अभी तक देखोगे तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड टेम्परेचर वाला जो साल था वो था 2016। मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो 2016 में क्या था। यहां पर ऑन एवरेज पूरे दुनिया में जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स से 1.28 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। अब आप इसको कंपेयर करो, आपको याद है ना कि हमारा जो मेन मकसद है कि इस सेंचुरी में 2100 तक, ठीक है, अभी 2100 होने में कितना साल बाकी है, 77 साल बाकी है। सोचिए अभी हमारा एम क्या था कि 2100 जब तक आएगा तब तक हम अपना जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं करेंगे। सोच के देखिए अभी 77 साल बाकी हैं और ऑलरेडी 1.28 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है कि हमारा एम है 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना, ऑलरेडी इतना हो चुका है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें 2015 से 22 के बीच में, ये 2015 से 22 के बीच में आप देखोगे मतलब 6-7 जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो इसी समय हुआ है। मतलब पिछले 7-8 सालों में जितना टेम्परेचर देखने को मिला है वो कभी नहीं देखा गया है। और 2022 का भी जो रिकॉर्ड टेम्परेचर देखा गया था वो भी लगभग 5वें या 6वें नंबर पर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब चीजें बढ़ती जा रही हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन सी गैसेस रेस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। देखो यहां पर जब हम ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो 3 मेन गैस रेस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो एक्सीड हो गया है 415 पार्ट्स पर मिलियन। अब हुआ क्या था, पहले ये सोचा जा रहा था कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में 400 पार्ट्स पर मिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा तो ये डेंजर लेवल के ऊपर चला जाएगा। तो डेंजर लेवल से ऑलरेडी ये ऊपर जा चुका है, 415 को क्रॉस कर गया है। अब कोशिश ये जारी है कि इसको मिनिमम से मिनिमम रखा जाए, 415 420 जितना हम कंसंट्रेशन इसका मिनिमम रख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें मीथेन की, अब देखो क्या होता है ना, मीथेन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक अमाउंट में है, लेकिन मीथेन के पास पोटेंशियल है वो ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक रहता है। और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ये प्रॉब्लम है, ये इसकी संख्या कम है। कितनी है, 1908 पार्ट्स पर बिलियन। ध्यान रखिएगा हम बिलियन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हमें मिलियन की बात कर रहा था, ठीक है। तो 1908 पार्ट्स पर बिलियन 2021 में था, विच इज 18 पार्ट्स पर बिलियन ज्यादा है 2020 से अगर आप कंपेयर करो तो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मीथेन जो है वो बहुत ज्यादा पोटेंट गैस है, वो लंबे समय तक रहता है और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो बताया ये गया है कि जो अब पलायन है, मतलब कि जो आपका माइग्रेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, 95 मिलियन पीपल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसकी वजह से। ये रिपोर्ट जो आई है WMO की, उसके अंदर बताया क्या है, उसके अंदर ये बोला गया है कि ज्यादातर लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, अपने देश के अंदर ही रहते हैं। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होने की वजह से उनको अपने देश छोड़कर भागना पड़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि 2023 में क्या होगा। देखो अभी मैं आपको बताता हूं पिछले 2 साल से क्या हो रहा था। 2021 में और 2022 में ला नीना देखा गया था। ला नीना मैंने आपको क्या बोला, ज्यादा स्ट्रांग, मतलब कि मॉनसून ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोल्डर टेम्परेचर रहता है थोड़ा सा। सोचो ला नीना था, उसके बावजूद यह हाल था। इस साल क्या होने वाला है, इस साल होने वाला है एल नीनो। मतलब हो सकता है मॉनसून थोड़ा सा वीक हो
और ज्यादा वार्म होगा। मतलब साफ साफ है 2022 से कहीं ज्यादा टेम्परेचर वार्मर 2023 का साल होने वाला है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हीट वेव्स ज्यादा होने वाले हैं, सूखा ज्यादा पड़ने वाला है। भारत में हीट वेव का कंडीशन फरवरी में ही स्टार्ट हो गया था इस साल, और मार्च के महीने में थोड़ा सा कूल हुआ, लेकिन अभी वापस से अप्रैल। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं मुझे पता है बाहर कितनी गर्मी चल रही है। आप भी बता सकते हैं अपने अलग अलग शहर से कितना गर्मी है वहां पर, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि मॉनसून नॉर्मल होगा, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि यहां पर थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। तो यही पूरा वीडियो था, डिटेल से इसके बारे में जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द एल नीनो? एल नीनो का जो फिनोमिना होता है उसकी वजह से कौन सा क्रॉप अफेक्ट नहीं होता है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। आज से ही हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है, डोंट मिस दिस। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।